एनआरए 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 सीईटी व्हाट इज़ दिस यार। पूरा यानी कि अभी सोशल साइट पे यही चल रहा है कि एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, कैसे एग्ज़ाम लेगा क्या नहीं। अरे भैया इतनी इतनी चीज़ों को सोचने की बात नहीं है। एंजॉय कीजिए अच्छे से। अगर आपका तैयारी पक्का रहेगा तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका तैयारी 100% है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप इस पे मत जाइए क्या पैटर्न रहेगा। अगर आप सब कुछ जान रहे हैं, मैथ में सब कुछ जान रहे हैं, रीजनिंग में सब कुछ जान रहे हैं, इंग्लिश में सब कुछ जान रहे हैं, जीएस में सब कुछ जान रहे हैं, तो सिलेक्शन क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। करंट सिर्फ एक्स्ट्रा आता है, तो करंट तो आप जब इतना कुछ जान रहे हैं तो करंट ऐसा है कि नहीं जान सकते हैं। ये पॉलिसी बहुत अच्छा है सरकार का, एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस पे बहुत सारा डिमांड हुआ था। हमारा लास्ट वीडियो कल जो मैंने अपलोड किया था वो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड भी हुआ कि आप वीडियो बनाइए एनआरए पे और सीईटी पे। तो मैं अपने इस वीडियो में बस जो आउटपुट आया है, बहुत सारा रिसर्च किया मैंने, दिन भर रिसर्च किया, उसके बाद जो आउटपुट आया है वही आप लोगों के सामने रखूँगा। कोई फॉल्स नहीं है। फॉल्स आज अगर फॉल्स मानिएगा तो जितना आप जानते हैं सारा कुछ फॉल्स है। अगर आप करेक्ट मानते हैं तो जो मानते हैं वही करेक्ट है, क्योंकि ये एक नया चीज़ है। इसके बारे में कोई भी अभी खुल के नहीं बोल सकता कि यही होगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं एक पेपर पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, वो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट में जाकर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत जो उनका है कि वन नेशन वन थाउट वाला जो प्रोसेस है उनका, वो जो थाउट है उसी के तहत ये भी बनाया गया है। मतलब एक देश में एक एग्ज़ाम होगा। इस एजेंसी के गठन का मुख्य उद्देश्य यही है, एक देश एक एग्ज़ाम। तो इसे जैसा कि आप लोग जानते हैं 19 अगस्त 2020 को ये हमारा यानी कि पारित हो चुका है, ये लागू हो चुका है। अब इसको बनने में जो टाइम लगे उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हो इसी के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। फ़िलहाल इसके दायरे में तीन बोर्ड को इसके दायरे में रखा गया है, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस मतलब बैंक। एसएससी, रेलवे और बैंक, ये तीनों जो बड़े बड़े नियोक्ता हैं जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देती हैं, तो इनको अभी इनके अंदर रखा गया है। तो ये एनआरए कैसे काम करेगी? एनआरए एक टेस्ट कंडक्ट करेगी जिसका नाम रहेगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ये पूरे तीनों के लिए एक ही टेस्ट होगा। इसमें आपको क्वालिफाई अगर करते हैं तो आप अगले स्टेज के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कैसे वर्क करेगी, ये बहुत सारे हमारे जो साथी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत डाउट है कि ये कैसे वर्क करेगा। तो चलिए आज इस पर हम फुल डिटेल एक्सप्लेन देंगे आपको, इसका सिलेबस से लेकर सब कुछ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ देखिए और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जानते हैं एसएससी जो है प्रीलिम्स और मेंस, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेती है। पहले प्रीलिम्स लेती है फिर मेंस लेती है। रेलवे भी वैसा ही करता है, कुछ एग्जाम में प्रीलिम्स लेता है उसके बाद फिर मेंस लेता है। आईबीपीएस में यानी कि क्लर्क के लिए हो या पीओ के लिए हो, उसमें भी प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, उसका अलग अलग होता है। तो इन सारे भीड़ को छांटने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ से लेके चलेगी ये तीनों जो है आपका एसएससी का प्रीलिम्स, रेलवे का प्रीलिम्स, आईबीपीएस के प्रीलिम्स, इसी तीनों को ये कंडक्ट करके इसी का नाम दे दिया है सीईटी, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप इसको पास कर लेते हैं सीईटी को पास करने के बाद इसमें पासिंग मार्क कुछ रखेगा, वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में, लास्ट में मैं बता रहा हूँ वो भी। ये सीईटी अगर आप पास कर लेते हैं तो मतलब आप
ये बैंक के मेंस के लिए भी एलिजिबल हैं, रेलवे के मेंस के लिए एलिजिबल हैं, एसएससी के मेंस के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके आगे ये कैसे वर्क करेगी, पहले तो आप ये प्रीलिम्स अगर क्लियर कर लेते हैं तो पहले क्या होता था, एसएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको फिर एसएससी का मेंस देना पड़ता था, रेलवे का प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद फिर उसका मेंस देना पड़ता था। अब क्या है, तीनों का कंबाइंड प्रीलिम्स आपको पास कर लेना है, उसके बाद एज इट इज एसएससी जो है अपना मेंस अपने तरीके से लेगा, जो उसका पैटर्न है उसी तरीके से लेगा, रेलवे अपना मेंस अपने तरीके से लेगा जैसे उसका पैटर्न है, ये बैंकिंग वाला अपना मेंस वो अपने यानी कि पैटर्न से जो पुराना पैटर्न है उसी पे लेगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे, इसमें ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ फ़ायदा है वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं इससे आगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम का नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब ये साल में 2 बार कंडक्ट होगा। इसका ये तीन लेवल पे कंडक्ट होगा। पहला होगा 10th लेवल पे, उसके बाद 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे। अब इन तीनों का क्राइटेरिया क्या है, 10th लेवल में कौन कौन, जो 10th पास स्टूडेंट होगा वो भी एग्ज़ाम दे सकेंगे, जो 12th पास स्टूडेंट होगा वो भी एग्ज़ाम दे सकेंगे, ग्रेजुएट पास स्टूडेंट होंगे वो भी एग्ज़ाम दे सकेंगे। अब 12th लेवल वाले में 10th वाला तो एग्ज़ाम दे नहीं सकता है, 12th पास वाला दे सकता है, ग्रेजुएट लेवल वाला ग्रेजुएट पास दे सकता है। अब ग्रेजुएट लेवल में 10th वाला नहीं दे सकता है, +2 वाला नहीं दे सकता है, अब ओनली ग्रेजुएट वाला देगा। तो अब इसमें क्या है, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से अभी फुल्ली आउटपुट नहीं है, लेकिन एक मतलब थोड़ा सा यानी आउटपुट निकल के आया है कि ये कैसे वर्क करेगी। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल का लेवल का अगर आप CET का एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपका CET का जो स्कोर कार्ड होगा यही आपके 12th लेवल के लिए और 10th लेवल के लिए एलिजिबल होगा। मतलब आपको 10th लेवल में एग्ज़ाम नहीं देना है, 12th लेवल में एग्ज़ाम नहीं देना है। सिर्फ आप अगर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम CET को अगर पास कर लेते हैं तो आप 12th वाले वैकेंसी में भी एलिजिबल हैं और 10th वाले वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर ये 12th वाला पास करते हैं तो आप 12th में एलिजिबल हैं, 10th में एलिजिबल हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये कुछ नहीं है कि आपको ये साल में 2 बार होगा, 6 महीने में 1 बार होगा, मतलब 1 2 3 एग्ज़ाम, 6 महीने में 3 एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब नहीं कि आपको साल भर में 6 एग्ज़ाम देना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 1 साल में 6 माही में 1 एग्ज़ाम देना है। उसमें अगर आप पास कर लेते हैं तो आप 3 साल के लिए वैलिड है, वो आगे हम देखते हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये संशय होगा कि इसका पासिंग मार्क्स क्या होगा CET का। देखिए CET का पासिंग मार्क्स एक मतलब अनुमानतः रखा गया है कि इसको 60%, जो 60% ला लेगा, मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछे उसका अगर 60% आपके पास है तो आप CET में पास हैं, आप नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हैं। आप चाहे जिस में जाइए, रेलवे में जाइए, SSC में जाइए, बैंक में जाइए, आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आपके पास एक एंट्री पास, आप प्रीलिम्स पास हैं, मतलब आप बैंक का भी प्रीलिम्स पास हैं, SSC का भी प्रीलिम्स पास हैं, रेलवे का भी प्रीलिम्स पास हैं। अब पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। अब ये इसको यानी कि 3 पार्ट को 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल तीनों का अलग अलग होना चाहिए, लेकिन 10th और 12th का कंबाइंड कर दिया है। एक अनुमानता है, मतलब इसको यानी कि एक अनुमान लेके चल सकते हैं आप। इस तरह से अगर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये तब तक नहीं होगा जब तक इस पर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, तब तक आपको सिलेबस का पूरा जानकारी नहीं होगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है विशेषज्ञ के द्वारा कि ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आप तैयारी कीजिएगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा CET पास करना। तो इसमें क्या होगा, 10th लेवल और 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न लगभग सेम ही होगा दोनों का। क्वेश्चन का टफनेस जो होता है, मतलब वो थोड़ा 10th लेवल में थोड़ा कम इजी क्वेश्चन आएगा, 12th लेवल में थोड़ा उससे टफ क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपका मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, GS से 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज। अब इसमें भी कन्फ्यूजन है, जो विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं हिंदी पे, जैसे नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलता है, साउथ इंडिया में हिंदी नहीं चलता है, तो वहाँ पे हो सकता है कि रीजनल लैंग्वेज
मतलब अप्रूव कर दे, रीजनल लैंग्वेज वहाँ के लिए अलाउड कर दे कि रीजनल लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। तो उसमें आप अब जैसे कि हिंदी वाले क्षेत्र से, नॉर्थ से लड़के लोग साउथ में आके जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप साउथ में अगर रीजनल लैंग्वेज अगर लागू हो गया तो अब आंध्रा का अपना तेलुगु चलेगा, तमिलनाडु का तमिल चलेगा, केरला का मलयालम चलेगा, कर्नाटका का कन्नड़ चलेगा, महाराष्ट्र का उन लोग का अपना लैंग्वेज चलेगा मराठी, तो इस बंगाल का बंगाली चलेगा। तो वहाँ पे जाके हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब आपको 120 मार्क्स में ही आपको संतुष्टि लाना है, काहे कि 30 मार्क्स आप रीजनल लैंग्वेज जानेंगे नहीं तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो उसका भी सॉल्यूशन है, अगर आप 10th लेवल और 12th लेवल से आगे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो उसके लिए बेनिफिट है। अब ये आपका 30 करके 5 सब्जेक्ट में पूछा जाएगा 150 मार्क्स का। इसका पासिंग मार्क्स होगा 60%, मतलब 90 मार्क्स आपको लाना, बहुत 90 मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी है, 90 मार्क्स उससे ऊपर, 90 मार्क्स या उससे ऊपर अगर आपके पास मार्क्स है आप प्री पास हैं, आप अगले स्टेज के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट लेवल में क्या है, ग्रेजुएट लेवल में आपको 4 सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांस यही रहेगा। मैथ से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, जीएस से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। आपका टोटल एग्जाम 200 मार्क्स का होगा, इसका 60% मतलब 120 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है अगर आप प्री पास करना चाहते हैं, सीईटी पास करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 120 मार्क्स है ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में आप सीईटी पास कर चुके, 120 मार्क्स हैं, तो आप रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों में आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। जब वैकेंसी निकलेगा, जब भी वैकेंसी आएगी उस टाइम आप उसमें अप्लाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब ये आ जाता है वैलिडिटी ऑफ सीईटी। बहुत लोगों का डाउट है वैलिडिटी ऑफ सीईटी क्या होता है, कितना दिन है। सीईटी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो अब वैलिडिटी है वो 3 साल का है। ये स्कोर कार्ड आपको एक मिलेगा, जैसा कि आपको मिनिमम 60% चाहिए, उससे एवब है आपका मान लीजिए 70% है, या 121 मार्क्स है, 122 मार्क्स है, 130 मार्क्स है, 140 मार्क्स है, 190 मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जिसका वैलिडिटी जिस दिन वो आपका ऑनलाइन रिजल्ट आएगा उससे यानी कि आगे 3 साल के लिए वो वैलिड रहेगा। उसके आगे 3 साल कोई भी वैकेंसी आता है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उसमें आप मेंस देने के लिए एलिजिबल रहिएगा उस स्कोर कार्ड के एवज में, ठीक है। अब अप्लीकेबल मतलब ये कब से लागू होगा, ये बहुत लोगों का संशय है, तो मैं इसमें पूरी तरह से दूर कर दूंगा आपको। सरकार भी इस पे क्लियर बोल चुकी है, जो विशेषज्ञ हैं, जो विभागीय आदमी हैं वो क्लियर बोल चुके हैं ये कब से लागू होगा। ये जो है आपका जब से ये इस कमेटी, ये एजेंसी का गठन हुआ है उसके आगे अगर कोई भी वैकेंसी आती है वो यानी कि सीईटी के थ्रू लिया जाएगा। और ये 19/8/2020 से पहले जो भी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का 35,208 पोस्ट हो, रेलवे ग्रुप डी का 1,02,000 समथिंग ये पोस्ट हैं तो वो हो, या आपका एसएससी का जो भी है, एसएससी सीजीएल, सीडीएस, एमटीएस जो भी निकला है वो हो, जो फॉर्म आप भर चुके हैं, आईबीपीएस बैंक का मतलब ये क्लर्क और पीओ, ये जो भी है, तो जिसका फॉर्म आप भर चुके हैं उसके लिए ये नहीं होगा। उसका एग्ज़ाम एज इट इज़ जैसा कि आप सोच के भरे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में हमें अंग्रेजी नहीं पूछा जाता है, तो उसका अपने पुराने पैटर्न पे वो आरआरबी ही उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, रेलवे ग्रुप डी का आरआरसी ही रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, एसएससी का जो भी फॉर्म आप भर चुके हैं
वो यानी कि एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। बैंक का जो भी फॉर्म आप भर चुके हैं उसको यानी कि बैंक आईबीपीएस ही कंडक्ट कराएगा। तो इसीलिए आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी फॉर्म आप भर चुके हैं उसका एग्ज़ाम एज ए टीज होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आज मतलब ये 19 अगस्त 2020 के बाद अगर कोई वैकेंसी आता है तो उसका यानी कि इसके थ्रू लिया जाएगा, सीईटी के थ्रू उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक मैं आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर और भी कोई डाउट है, और एक सवाल मैक्सिमम लोगों को आता है, इसमें और फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है, उस पर आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फ़ायदा यही है कि पहले अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देते थे, जैसे आप आरआरबी सिकंदराबाद भरे, मुंबई में भरे रेलवे का, जम्मू कश्मीर में भरे, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। अब इसमें क्या होगा, सीईटी आने के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया जाएगा। जो उस मतलब डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके या अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ सेंटर बनेंगे, मतलब आपको ज़्यादा दूरी नहीं जाना है, 100 से 150 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के अंदर ही आपको आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, एक नंबर। दूसरा नंबर आपको यानी कि ये तो आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। दूसरा नंबर हो जाता है आपका एक बार फी लगेगा। अगर आप पहली बार में ही 60% मार्क्स ला लेते हैं तो आप 3 साल के निश्चिंत हो जाइए। जो भी फॉर्म निकलेगा उसमें आप अप्लाई कीजिए, मेंस क्लियर कीजिए और आप नौकरी लीजिए। अब ये दूसरा रिलैक्सेशन यहाँ पे हुआ। तीसरा रिलैक्सेशन क्या है, ये यानी कि आपके 12 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। इसमें ऑल ओवर इंडिया में मतलब 22 लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है। इसमें से यानी कि 12 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। तो इसमें नॉर्थ साइड जो भी हैं वो जो अभी क्लियर नहीं हुआ कौन कौन लैंग्वेज है इसमें, तो हिंदी तो रहेगा ही, अंग्रेजी रहेगा ही, आपका तमिल रहेगा, जो पहले से 8 लैंग्वेज ऑलरेडी चल रहा है और उसमें 4 बढ़ा दिया है। तो ये यानी कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है कि 12 लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपका 12 लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब यानी कि आता है कि इससे नुकसान क्या है। इससे सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है जिनका अंग्रेजी कमज़ोर है, मतलब आपको इंग्लिश 10th लेवल और 12th लेवल के एग्ज़ाम में भी आना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल में भी आना चाहिए। इंग्लिश नहीं है तो आपका स्कोरिंग नहीं होगा, काहे कि इंग्लिश बहुत बड़ा मायने रखेगा। यहाँ अगर 30 मार्क्स आपको नहीं आते हैं और थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, आपको 30 में से 25 लाना ज़रूरी है, या 30 में से 20 कम से कम लाना ज़रूरी है। यहाँ भी अगर इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भी आपको 40 to 45 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप कंपटीशन में रहिएगा। तो जिनका अंग्रेजी कमज़ोर है, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, उनके लिए ये एक अभिशाप के तौर पे साबित होगा, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। तो आज से ही आप लोग इंग्लिश पे ध्यान देना थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, क्योंकि इसके सीईटी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में कम से कम आपका नहीं कुछ तो 1 से 1.5 साल लगेगा। अभी तो फिलहाल होगा नहीं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।